कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं और वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। प्रदीप सिंह जी आ चुके हैं स्टूडियो में। सर बहुत स्वागत है आपका। आलोक मेहता जी हमारे साथ हैं। सर स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ मनोज कुमार सिंह जी भी हैं। मनोज जी बहुत स्वागत है आपका भी। सर कई दिन हो गए शेयर नहीं हुआ प्रोग्राम में। पहले देखिए हम हमेशा जो एक शेर के साथ प्रोग्राम शुरू करते थे सर, हमेशा। तो मैंने कहा आज तो हो, आज कहानी कुछ ऐसी है। सर शेर किसी ने यूं कहा है, न पूछो दर्दमंदों से हंसी कैसी खुशी कैसी, न पूछो दर्दमंदों से हंसी कैसी खुशी कैसी, मुसीबत सर पे रहती है कभी कैसी और कभी कैसी। अब बताइए मैंने किसके लिए कहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कोई गेस करने की जरूरत नहीं है भाई। मुसीबत क्या कांग्रेस कोई नाम टूटेगी? नहीं मिलेगा राहुल गांधी जी के लिए। अच्छा, एक राज्य में नहीं, वो कई राज्यों में ऐसी परिस्थितियों में है, कहीं कैसी और कहीं कैसी। लेकिन अभी कांग्रेस पंजाब से खबर आ रही है सर, और ये खबर धीरे 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 पकी और आज अचानक जैसे विस्फोट सा हो गया इसके अंदर। अभी तो उन्होंने पंजाब के अंदर अपना सारा स्ट्रक्चर जो है वो नए तरीके से डिज़ाइन किया। सारे पदाधिकारी जो है उनको अपॉइंटमेंट की कमेटियां बनाई। हालांकि जो दो बड़े प्रमुख पद थे जिनको लेकर के महीनों से कवायद चल रही थी, बोला आज बैठक, परसों बैठक, संडे बैठक, सैटरडे बैठक, पंजाब से लोग आते थे दिल्ली में यहाँ पर। लेकिन जो दो बड़े पद थे वो वैसे के वैसे ही रहे, मतलब प्रदेश अध्यक्ष का और लीडर ऑपोजिशन का। इन्हीं को लेकर के सबसे ज्यादा मारामारी थी। तो आज पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हत्थे से उखड़ गए। अपने घर पे उन्होंने आज एक मीटिंग बुलाई, बहुत सारे लोग उसके अंदर शामिल हुए। मैंने कई के बयान सुने। सब कह रहे हैं जी पंजाब की जनता चाहती है चन्नी नंबर 1 हो, चन्नी को प्रोजेक्ट कीजिए, इनको या तो प्रदेश अध्यक्ष बनाइए नहीं तो मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कीजिए। और चन्नी साहब ने आज पूरा शक्ति प्रदर्शन अपना करके दिखा दिया कि हाँ वो एक ताकत रखते हैं पंजाब कांग्रेस के अंदर। खबर तो सर ये भी है कि लोग कह रहे हैं ऐसा कि हो सकता है वो बीजेपी के साथ भी किसी के टच में हो या बात कर रहे हो। सवाल ये कि क्या वो खुली बगावत करेंगे या डैमेज कंट्रोल करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी उनकी किसी बात को मानेंगे। अभी तक तो नहीं माना, नहीं तो ये परिस्थिति ये नौबत आती नहीं। आपके हिसाब से पंजाब में कांग्रेस कहाँ खड़ी है सर इस वक्त? कांग्रेस मझधार में खड़ी जहां नाव डोल रही है। कब गिरेगी कुछ पता नहीं। देखिए ये आप देखिए तो ये 2022 का आपको बिल्कुल रिपीट दिखाई देगा। डिट्टो डिट्टो। हाँ, केवल किरदार बदल गए। नाम हटा दीजिए आप, कैप्टन और सिद्धू थे उस समय। अभी आप देख लीजिए राजा वड़िंग और जो है चन्नी है प्रदेश अध्यक्ष। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब आप बड़ा घाव होगा उस पर बैंडेड लगाएंगे तो वो तो उखड़ जाएगा 2 मिनट में। जब आपने 2022 में जो कुछ देखा उससे कोई सबक लिया होता कि आखिर भाई हम जीतते जीतते क्यों हार गए, तो आपने उस तरह के परिवर्तन किए होते। आपको पसंद है कोई व्यक्ति इसलिए उसको पद मिल जाएगा, तो पद आपको देने का अधिकार है, तो कोई बोलेगा नहीं कि आपने दे दिया। लेकिन लोग इंतजार करेंगे अपने मौके का। चन्नी अपने मौके का इंतजार कर रहे थे। तो चन्नी को क्या नहीं मिला सर? मुख्यमंत्री बना दिया अमरिंदर सिंह को हटा करके, और उसके बाद इलेक्शन में अपनी 2 सीट से लड़े, चीफ मिनिस्टर, दोनों सीट से हार गए। भाई ये कांग्रेस पार्टी में कौन देखता है? 99 चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी हार गई, कोई पूछ रहा है क्या? तो सवाल यह है कि अच्छा कौन जीतने वाला है, जिताने वाला है, ये बताइए। पंजाब में कोई है? राजा वड़िंग के ही नेतृत्व में हुआ था ना चुनाव जी। तो भाई बताए कि कौन जिता सकता है। समस्या ये तभी आती है जब कोई जिताने वाला नहीं होता है। अगर कोई मास लीडर होगा तो फिर ये इस तरह की समस्या आपके सामने नहीं आएगी। तो एक मास लीडर था, उसको धीरे धीरे आपने उसकी जड़ काट दी। कैप्टन और केवल जड़ नहीं काटी, बेइज्जत करके आपने जो है बाहर किया। उससे फायदा क्या मिला? आपने सोचा कि इसका नतीजा क्या होगा, और चुनाव से ठीक पहले आप कर रहे हैं। तो आप किसी को बना दें, किसी को हटा दें, यह सब पार्टियों में होता है। ऐसा नहीं कि सब जगह जो है वो बिल्कुल एकदम धर्मराज युधिष्ठिर बैठे हुए हैं और वो जो है नाप तोल कर फैसला लेते हैं। जो
धर्म सम्मत है वही फैसला होता है, लेकिन आप एक एनालिसिस करते हैं लाभ और हानि की कि इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। जो नुकसान होगा उसकी भरपाई हम कैसे करेंगे। जब ये रणनीति आप बनाते हैं तब आपके फैसले दूसरी तरह के होते हैं। सर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई पंजाब के अंदर, सॉरी आप नहीं, हम कह रहे चन्नी अपना चुनाव हार गए, आपने मुख्यमंत्री बनाया, उस समय देश भर में हल्ला मचाया कि पूरे देश में अब दलित जो है कांग्रेस के साथ आ जाएगा। आपने देख लिया कुछ नहीं हुआ, तो आप 5 साल से चन्नी को लेकर क्या कर रहे थे? चन्नी को सांसद बनाया, चन्नी को सांसद बना दिया, तो ठीक है उस समय माहौल था इसलिए आप वो सांसद बन गए। तो उसके बाद तो असेस करना चाहिए था कि चन्नी के आने से, चन्नी को बनाने से हमको क्या मिला। सर प्रॉब्लम ही ये है कि उन्होंने चन्नी को फिर उम्मीद दे दी, और केवल चन्नी की बात नहीं है, इस वक्त कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस में हर कोई नाराज है। मनीष तिवारी ने तो सोशल मीडिया पर लिख दिया कि भाई कोई अवगुणी होता है, किसी के पास कोई हुनर हो तो मेरा अवगुण यही है। पूरा का पूरा लेख उन्होंने उसकी शेयर कर दिया। सुखजिंदर रंधावा आज अमित शाह से मिले हैं, ये भी सीनियर लीडर हैं। हालांकि वो कह रहे हैं मैं किसी और विषय पे मिला था, लेकिन आप ऐसे माहौल में आप बीजेपी में नंबर 2 नेता से मुलाकात करेंगे तो लोग बातें तो बनाएंगे ना। वो उनकी अपनी अलग नाराजगी चल रही है। एक्चुअली इन सब ने जाकर के दिल्ली दरबार में ये कहा कि जी आपको बदलाव करना पड़ेगा यहाँ पे, और दिल्ली वालों ने इनसे खूब बातें की, खूब कई महीने इस पूरी एक्सरसाइज में बिताए, तो ऑब्वियसली वो होपफुल हो गए कि कुछ बदलेगा यहाँ पर, और अंत में आपने कुछ नहीं बदला। किस राज्य में ऐसा नहीं किया। आप देखिए ना, पिछले जब से राहुल गांधी आए हैं वो सबको जैसे कहते हैं कि पूरा मिलेंगे, अच्छा बात करेंगे, उसके बाद कहेंगे, लेकिन करते वही है कि हम अपना एक कठपुतली बिठाना है हमको हर जगह। दलित के नाम पे बिठा दें, किसी और नाम पर बिठा दें। आप जो आपने कहा चन्नी को भी जिसमें बिठाया गया, लोग क्या कहते थे कि भाई ये तो फलानी जगह चपरासी की तरह काम करता था, उसको अचानक चीफ मिनिस्टर बना दिया। उस समय कांग्रेस के जो कुछ प्रमुख नेता थे, एक तो रही नहीं अंबिका सोनी की, पसंद नहीं कर रहे थे जब उस वक्त भी कांग्रेस वो अंबिका सोनी की, अब तो खैर अंबिका सोनी नहीं रही हैं इसलिए कह रहे, लेकिन अंबिका सोनी की पसंद थे उनकी, मतलब जैसे कहते हैं ना, बना दिया गया। तो अब वो उस समय ठीक है उनकी बात मान लिया गया, लेकिन जब वो उस समय नहीं था उनका ऐसा, जैसे कहा कैप्टन के सामने तो कोई ऐसा खड़ा ही नहीं हो सकता था। जाखड़, बलराम जाखड़ ने कांग्रेस का कितना उनका रोल था, वो तो कभी दल बदल के नहीं गए थे। उनके बलराम जाखड़ बेटे बीजेपी आ गए। तो आप ये देखिए कि राहुल गांधी जब से इस तरह आए, या उनके सलाहकार, बाद में तो वेणुगोपाल भी और ज़्यादा प्रमुख हो गए, तो जहां हमको कर्नाटक में ये करना है, राजस्थान में ये करना है, पंजाब में करना है, बर्बादी के लिए जितने भी साधन हो सकते हैं उस तरह के साधन दूसरा ही यदि ला करके रखेगा तो उसके बाद पार्टी में ये ठीक है, आशा लोग देखिए हर आदमी पार्टी छोड़ करके जाएगा नहीं, ये सही है, लेकिन आपने बिल्कुल संकेत दिया। आज यदि होम मिनिस्टर से मिले हैं तो उनके मन में कुछ तो है कि हम इन चीज़ों की लड़ रहे हैं, वहाँ पर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो प्रॉब्लम। सुखजिंदर रंधावा अमित शाह से मिले, और उसके बाद जब सवाल हुआ उनसे पंजाब की लिस्ट को लेकर, तो उन्होंने कहा कि लिस्ट पर सवाल उठाने की नौबत आनी ही नहीं चाहिए थी, ऐसे हालात नहीं बनने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हो रहा है। फिर जब चन्नी पे पूछा तो उन्होंने कहा कि चन्नी का जवाब चन्नी दे। नहीं, और दूसरा अपनी पार्टी के अलावा भी जो उन्होंने जिस तरह से पंजाब की स्थिति पर जो बोला, जो बीजेपी बोलती है, और अमित शाह जी जो कहते हैं कि ड्रग्स का वहाँ ऐसा है, नारकोटिक्स है, इससे ऐसा लगता है कि वो भी, चाहे पत्र उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा था, मैंने पूरा सुना उनका उस समय इस दिन में भी, तो उन्होंने चाहे पत्र प्रधानमंत्री को लिखा था, तो आप ये देखिए कि पहले भी पार्टी से जो लोग गए हैं, भले मैं नहीं कह रहा हूँ कि कल टूट जाए, लेकिन आज की स्थिति में दिखता है कि वो ये देख रहे हैं कि यदि हमारा भविष्य यदि यहाँ खत्म ही होना है तो हम यदि इसके साथ जाकर के क्या करेंगे। सर अब मध्य प्रदेश में हुआ, यूपी में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, कितने लोग कांग्रेस के लिए दुर्भाग्य की बात यह है, मनोज जी ज्यादा बता पाएंगे, कि भाई एक अगले साल जितने भी राज्यों में चुनाव होने हैं, मेरे ख्याल से बेस्ट प्लेस्ड पंजाब में है कांग्रेस पार्टी, जहां उम्मीद कर सकती है कि भाई हम सत्ता में आए। वहां केरला के बाद अगर उसको कहीं उम्मीद थी तो वो पंजाब थी। लेकिन ये भी सोचिए कि आप हरियाणा का एक उदाहरण लीजिए ना, आप जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा को आपने आगे बढ़ाया, सैलजा को साइड किया, चुनाव लगता था कि वहां पे कांग्रेस जीत जाएगी। आम जनता से पूछिए, सबसे पूछिए तो लगता था कि वहां पे कांग्रेस अच्छी स्थिति में थी। क्या रिजल्ट हुआ था? आप उस शेड्यूल कास्ट की बात कर रहे थे और वही जाकर वहां सबसे ज्यादा नाराजगी हुई, और सारा नुकसान जो हुआ था सबसे बड़ा वही जगह पे हुआ था, सैलजा वाली सीट। तो कांग्रेस कहां सोचती और कहां रुकती, ये पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी बड़े बड़े विदेशों से जाकर ये लेकर आते हैं सूचनाएं कि भाई
किनका कहाँ इन्वेस्टमेंट है और देश की क्या स्थिति होती है। मुझे लगता है कि एक अच्छे सलाहकार को लेकर आए और ये पता लगाएं कि किस राज्य में कांग्रेस की क्या स्थिति है। ये सारी बैठकें तो राहुल गांधी के साथ हो रही थी। सलाहकार लेकर आए, सलाहकार की सुने तब तो। ओहो सर, मैं तो कह रहा हूँ सलाहकार का भी, ये इन सारी बैठकों में राहुल गांधी थे, ये फैसला राहुल गांधी का है, तो आपने मैनेज क्या किया? अगर आपके फैसले के बाद खुल के बगावत हो जाए। एक बात बताता हूं, जैसे प्रदीप भैया ने बोला कि भाई सलाहकार के सुनते क्या हैं, मुझे लगता है कि शायद जो उनके करीब के जो सलाहकार हैं उनका ज्यादा वो सुनते हैं। मैं 17 का एक उदाहरण बार बार कभी कभी देता हूं, क्योंकि उस समय मैं काम किया था कांग्रेस के साथ जुड़कर। सब कुछ ठीक था, अहमद पटेल कोई छोटे नेता नहीं थे, गुजरात के लिए नहीं देश के लिए एक बड़े नेता थे। जब उन्होंने पूरी रणनीति बनाया और पार्टी जब चुनाव के अंतिम समय पे आई, जब लग रहा था कि वो चुनाव जीत जाएंगे और सूरत, बड़ौदा, जहां पे सबसे ज्यादा 21, 15, 16 ऐसी सीटें, 22 अहमदाबाद की सीटें थी जहां से लगता था कि यहां बीजेपी का सबसे ज्यादा वोट है और वहां से जीतकर इस बार कांग्रेस आएगी, अल्पेश जिग्नेश और इसको हार्दिक को लेकर आए। अहमद पटेल को पता ही नहीं था, और जो उनके सलाहकार थे कृष्ण, जो वहां देख रहे थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम लोगों ने सारा स्टडी कर चुके हैं कि इनके आने से क्या फायदा होगा, और ये सारे चेंजेज हुए थे। तो मुझे लगता है कि मैं कृष्ण उस समय सलाह भी देते थे, आए हुए थे नए नए, काफी अच्छे उनकी जानकारियां भी थी, तो शायद वो राहुल गांधी को किए होंगे। राहुल गांधी के पास कहीं से तो बुद्धि आया होगा कि नहीं, इन लोगों को ले आने से हमें क्या बेनिफिट हो रहा है। तो सलाहकार उनके ऊपर वो हावी हो गए हैं, जो कम्युनिस्ट माइंडेड सलाहकार आज उनके पास हैं, जो कांग्रेस की विचारधारा से अपने आप को अलग रखे हुए हैं। उनको लगता है कि देश में मजदूर आंदोलन कराने से, जैसे कम्युनिस्ट को लगता था कि देश में सत्ता साथ में रहेगी, वो पूरी तरह से औद्योगिक क्रांति को समाप्त किए। यहाँ भी तो अजय माकन है ना, अजय माकन सारे राज्य में उन्होंने सफलता दिलाई। अजय माकन जहाँ इंचार्ज रहे हैं वहाँ कहाँ कौन सी सफलता मिली? अब देखिए सर, हालत हिमाचल भी इनका जो है स्थिति, जहां पे इनको उम्मीद करनी चाहिए थी, जहां तैयारी करनी। आ रहा हूं सर, अभी तो मैंने कहा ना, अभी कभी कैसी और कभी तो पहली कैसी पे हूं मैं, फिर आगे वाली कैसी। देखिए, जो हमारी रिपोर्ट सहयोगी विजय लक्ष्मी खबर दे रही है चन्नी जी की बगावत से जुड़ी हुई, कि इसमें कई बड़े नेता शामिल हुए और वहां ये तय कर लिया गया कि राजा वडिंग की अध्यक्षता हमें मंजूर नहीं है, क्लियरली। अब अगर रिपोर्ट हो रहा है तो मतलब खुल करके बैठक के बाद ये ओपनली डिक्लेयर किया गया कि हमको अपना प्रदेश अध्यक्ष स्वीकार नहीं है, हम आला नेतृत्व से मुलाकात करेंगे, नाराजगी जताएंगे, और अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो बहुत से लोग इस्तीफा देंगे। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि अगर हमारी बातें मानी नहीं जाती हैं तो हम लोग असहयोग शुरू कर देंगे, मतलब अपने ही प्रदेश अध्यक्ष किसी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे चुनाव से पहले। और जहां तक चन्नी जी का सवाल है, अभी दलित वोट की बात कर रहे थे, भाई 22 में कांग्रेस को ये लगा था एक दलित चेहरा देंगे, 32 सबसे ज्यादा दलित पॉपुलेशन वाला राज्य भारत का, तो वोट छप्पर फाड़ के मिलेगा, हुआ वैसा भी नहीं। लेकिन आज भी तो वो दलित वोट देख रहा होगा ना कि सो कॉल्ड सबसे बड़ा नेता उनका जो है कांग्रेस का, वो कैसी बगावत कर रहा है। लेट 60s में नवभारत टाइम्स में एक खबर छपी थी, कीर्ति नगर इलाका है दिल्ली में, जी जी, इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है। वहाँ एक सरदार जी के मैनेजर ने उनको रात में फ़ोन किया, सरदार जी फैक्ट्री में आग लग गई। तो उन्होंने कहा मैनू की? तो उसने कहा सरदार जी आपकी फैक्ट्री में आग लगी है। तो बोले तैनू की? तो पंजाब में वही चल रहा है कांग्रेस पार्टी में कि भाई मुझे क्या मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा तो तुमसे क्या मतलब। तो ये जब ये हाल हो जाए पार्टी में, पार्टी के बारे में कोई नहीं सोच रहा है हमको क्या मिलेगा। अगर हमको मिलेगा तो सब चंगा है, अगर हमको नहीं मिलेगा तो बेकार है सब, हमारे लिए किस काम का। लेकिन पार्टियों में ऐसा नहीं कि ये केवल कांग्रेस में हो रहा है, दूसरे दलों में भी होता है। लेकिन दूसरे दलों में नेता इस बात को पहचानते हैं और इसको समय से ठीक करते हैं, जो कांग्रेस पार्टी में नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी में आखिरी समय में आकर जो है वो ये सब विस्फोट होता है। तो इसका मतलब ये विस्फोट मतलब अचानक तो हुआ नहीं, ये पक रहा था, मतलब ये ज्वालामुखी जो है अंदर दहक रहा था, एक दिन विस्फोट हो गया। और विस्फोट ऐसा होता है कांग्रेस में, ऐसे समय पर होता है जब चुनाव सामने होते हैं, उसके बाद आपके लिए जो है कोर्स करेक्शन का, रिकवरी का कोई मौका ही नहीं होता है। ये तो सर सीधे राहुल गांधी के फैसले पर बगावत है। राहुल गांधी की राजनीतिक समझ पर, फैसला तो छोड़िए, फैसला तो आपकी राजनीतिक समझ को बताता है ना, कि आपने जो फैसला किया वो कौन सी
पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत किया? कौन सा पार्टी का फायदा देखा? पार्टी संगठन में जो लोग हैं उनका असेसमेंट किस तरह से किया? तो उसका नतीजा ये सब हो रहा है कि आप अपने विम्स पर या अपनी पसंद के हिसाब से, ये हमको पसंद है इसलिए ये इस पद पर होगा, तो उससे तो पार्टी नहीं चलती। सर लेकिन आपको लगता है चन्नी मतलब कुछ बड़ा कदम भी उठाएं, पार्टी से अलग हो जाएं? कुछ भी कर ले वो कांग्रेस का नुकसान कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, उसी सेंस में। हाँ हाँ, वो ऐसा कि जब माहौल बिगड़ता है ना तो छोटी सी बात भी बड़ी हो जाती है। तो वो माहौल कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि राजा वड़िंग को हटा के चन्नी को अध्यक्ष बना दें तो कोई क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा पंजाब में कांग्रेस में। तो इसलिए जो है भाई, आपने चन्नी को बहुत बड़ा मौका दिया, कैप्टन को हटा के जो है चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया। चन्नी ने क्या डिलीवर किया? विवाद। तो अमृतपाल की बैटिंग करने वाले चन्नी, हाँ, लोकसभा में खड़े खड़े होकर हाँ, कि जो आतंकवाद के मतलब चार्जेस में, ऑलमोस्ट आतंकवाद के लिए हाँ, यूएपीए वगैरह लगा हुआ है शायद, हाँ। उस आरोप में जो आदमी जेल में है उसके लिए पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहना खालिस्तानी के लिए कि वो अपनी अच्छा, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। वो आपकी पार्टी का होता तो भी बात समझ में आती है। हाँ। आपकी पार्टी का भी नहीं है, और ये 2 बार किया है काम हाँ। चन्नी ने। आप ये देखिए कि इसके अलावा मनीष तिवारी का आपने जिक्र किया था। मनीष तिवारी के पिता को तो आतंकवादियों ने मारा, खालिस्तानी। आप मनीष तिवारी को ऐसे, जबकि कल भी आपने हिंदू वोट की हम चर्चा कर रहे थे, यदि मनीष तिवारी का चेहरा क्लीन, उस पर कोई आरोप नहीं आए, 2 बार वो मंत्री रहे, बहुत अच्छा काम किया, और उसने कोई लॉयल्टी की तरह से भी कभी भी कांग्रेस से अपने को, वो चूंकि वकील मैंने अच्छे पढ़े लिखे आदमी है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों पे भी है, ठीक है, सरकार के कोई जो देश सही नीति है सिंदूर पर या कोई उस पर समर्थन किया होगा। ये तो कई बार पुरानी परंपरा रही है किसी भी कांग्रेस या बीजेपी के लिए कि राष्ट्रीय हित के मामलों में करें, लेकिन उनको किसी कमेटी में भी उनको आउट कर दिया। देखिए, इससे बड़ी विडंबना, वो ठीक है, अभी उन्होंने संतुलित, चूंकि अभी वो एमपी हैं पार्लियामेंट को जवाब क्या दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि आप पंजाब के नहीं चंडीगढ़ के सांसद हैं, तो आप चंडीगढ़ की कमेटियों में होंगे, पंजाब की कमेटियों में नहीं होंगे, चंडीगढ़ की अलग समितियां बनी हुई हैं। जबकि पंजाब से ही वो सारा रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदू राजनीति पंजाब में की है। अच्छा, तो पहली बार चंडीगढ़ से, और सिखों में तो वैसी नाराजगी है जो 84 के हत्याकांड सिखों का जिस तरह हुआ, उसमें यदि मनीष तिवारी जैसा चेहरा सामने होता है, जाखड़ जैसा चेहरा, यही तो लड़ाई है। आप यदि उस वोट को भी आप नहीं समझ पा रहे, भाई आपके प्रति वो समर्थक करेंगे, बल्कि ये तो खालिस्तानियों का समर्थन करने वाला आप करेंगे जिन्होंने आपके दादी की हत्या की हो, जिनके उसके उसमें, ऐसी स्थिति में तो किसको कन्फ्यूजन हो रहा है? तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी का इससे पराकाष्ठा नहीं हो सकती कि जितेंद्र प्रसाद मैंने उनको किया, आप यहाँ पर ज्योतिरादित्य को किया, यहाँ मनीष तिवारी को कर दिया। आप लीडर हैं, आपने फैसला ले लिया तो फैसला मनवाओ फिर। इतनी सारी जद्दोजहद के बाद, टॉक्स के बाद आप एक नतीजे पे पहुंचे हो, तो ये भी इंश्योर करते कि भाई सब मानेंगे आपकी बात को, वो तो नहीं हो रहा। लेकिन बीजेपी का इसमें कोई चांस है क्या? आज बात हो रही थी, किसी ने कहा कि अब 5 कॉर्नर्ड फाइट है सर। एक तो बीजेपी का अलायंस नहीं हो रहा अकाली दल से, तो तय एकदम 100%। तो अकाली अलग, बीजेपी अलग, कांग्रेस अलग, आम आदमी पार्टी अलग, और अमृतपाल की पार्टी भी चुनाव लड़ेगी। तो 5 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट में कम वोट पे भी बात बन सकती है। बीजेपी का मैं वोट देख रहा था, बीजेपी का इसलिए क्योंकि बड़ी चर्चा चलती है ना कि आम आदमी पार्टी के सांसद आने के बाद बीजेपी कुछ बड़ा कर जाएगी वहां पे। तो आप वोट शेयर अगर आप देखें 1 मिनट, तो 2022 के विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी का वोट परसेंट था 6.6% सर, जो 24 के लोकसभा इलेक्शन के अंदर हो गया 18.56। तो 6.5 से 18.5% बीजेपी, ऑल्दो लोकसभा था, लेकिन इसका मतलब बीजेपी का एक सिंपैथेटिक वोट तो है वहां पे। बीजेपी का एक वोट हमेशा से रहा है जो शहरी हिंदू है और कुछ मात्रा में शहरी सिख। बीजेपी उसी 30% जो जट सिख हैं उनको छोड़ के 70% पर कंसंट्रेट कर रही है कि इसमें से हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं, उससे तय होगा। बीजेपी का लक्ष्य, बीजेपी को मालूम है कि वो ऐसा नहीं कि वो अपने दम पर सरकार बना लेगी, लेकिन कोई सरकार बीजेपी के समर्थन के बिना न बने, ये स्थिति पैदा करना चाहती है। तो उसके लिए उसको ज़रूरी है कि 70% में से कम 30, 35, 40% वोट मिले। अगर वो मिलता है तो बीजेपी की वो पोजीशन हो जाएगी, नहीं मिलता है तो फिर जो है
जो दिखाई दे रहा है उसमें पॉसिबल है ऐसा? असंभव नहीं है। अच्छा, हाँ, मतलब आज से 6 महीने पहले अगर ये बात आप पूछते तो हम कहते कि संभव नहीं है। आज ये नहीं कह सकते कि जो है इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबिलिटी के दायरे में है। सवाल यह है कि बीजेपी अपना कार्ड कैसे खेलती है, किन लोगों को आगे करती है, किन पर भरोसा करती है। जो ये बनाया अध्यक्ष बनाया है नया, वो एक काम कर सकता है। बीजेपी एक जो तथाकथित किसान आंदोलन हुआ था, बीजेपी के लोगों का गांव में घुसना बंद हो गया था। इस अध्यक्ष की वजह से गांव में बीजेपी के नेताओं की एंट्री हो जाएगी। अच्छा। वोट की बात नहीं कर रहा हूं, वहां जा सकेंगे, अपनी बात कह सकेंगे। और परसेप्शन जो है उससे जम्मू कश्मीर में आपने देख लिया, यहां भी पंजाब में अगर ये परसेप्शन बना कि बीजेपी शहरों में जीत रही है तो गांवों में उसका उस तरह से विरोध नहीं होगा। ये हो सकता है सत्ता में आ जाएं, किसी के साथ आ जाएं। कौन साथ आ जाएगा आजकल तो कोई भरोसा नहीं है कि चुनाव के बाद कौन किसके साथ आ जाएगा। तो इसलिए बीजेपी उस स्ट्रेटजी पे काम कर रही है, वो है नैरेटिव की, कि हम भी आ सकते हैं, आए ना आए। सर एक चीज और बीजेपी कर रही है। अब जैसे ये रंधावा जी आज मिले थे, पंजाब में 2 बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त हैं। एक तो धीरे धीरे लोगों का कहना है कि आतंकवाद ऐसा लग रहा है कि सर उठाने के प्रयास में है। दूसरी गैंगस्टर्स की प्रॉब्लम, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ड्रग्स की। और बीजेपी ने ड्रग्स को बिल्कुल अपने कोर एजेंडा में इस वक्त शामिल कर लिया। अमित शाह जी ने उन्होंने जिस 3 किस्म साल के टारगेट ऐलान भी को- दिया है। नक्सलिज्म के बाद, नक्सल के खात्मे के बाद उनका अब जो है सबसे बड़ा निशाना वो ड्रग्स में है। और अगर ड्रग्स को बीजेपी ने कैंपेन के तौर पर पंजाब में पॉपुलराइज कर दिया और लोगों को ये लगे कि भाई ये केंद्र में है और ये काम कर सकते हैं, तो क्या पता लोग सोचने लगे बीजेपी के बारे में। अभी प्रदीप भैया ने बहुत सारे आपको दिखाए थे कि जातियों का विभाजन कैसे हो सकता है और उसका क्या बेनिफिट है। पंजाब देखिए, बंगाल से उम्मीद काफी बढ़ी है बीजेपी को। वहां भी कोई ये नहीं सोच पा रहा था कि बंगाल में इस तरह के रिजल्ट होगा, और ये बंगाल में तब बढ़ा जब बिहार में इस तरह के आप परफॉर्मेंस लेकर आए। अलायंस के साथ थे, इतना एंटी इनकम्बेंसी दिख रहा था और सारी चीजें दिख रही थी। पंजाब में बढ़ने का कारण क्या है कि देखिए, जो भी पार्टियां हैं, यदि कांग्रेस का जैसे वोट टूटा तो कहाँ जाएगा, अकाली में जाएगा या कांग्रेस में जाएगा। अब आपका आप आदमी पार्टी का, तो अब ये दिक्कत ये आएगी, कांग्रेस के जो वोटर टूटेंगे वो अकाली माने आम आदमी पार्टी के पास जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, वो वोटर सोचेगा। अब वहां पे जाकर जो वोटर होते हैं उनके अंदर में एक कहीं ना कहीं सशंका होगा कि भाई हमारे वोट का किस तरीके से यूटिलाइजेशन हो, या जो पार्टी आएगी वो बेनिफिट दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी हमको, तो वो बैक या कांग्रेस में आ जाए या बीजेपी के पास आ जाए। आम आदमी पार्टी का वोट यदि टूटता है या कांग्रेस का वोट टूटता है, तो भारतीय जनता पार्टी का इस वोट का विभाजन में, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के विभाजन में, जो आपस में तालमेल कर पिछले वोट में भी ले आए थे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को एक जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। दूसरी बात है कि अकाली से लेकर जो उसके कोर वोटर थे, वो पिछले 5 सालों से नहीं, पिछले 15 सालों से काफी नाराज होते चले जा रहे हैं। अब देखेंगे कि उनकी वोट परसेंटेज धीरे धीरे कम होते अकाली के। तो ऐसे स्थिति में जो पिछली बार आम आदमी पार्टी के अंदर भी चले गए थे कांग्रेस के और अकालियों की, वो देखिएगा कि फिर बैक होंगे। उनको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ उस तरह का व्यवहार नहीं किया जैसा इन लोग कर रहे हैं। दूसरी बात, ड्रग्स की आप बात की है, वहां हर गांव में जाएंगे, हर शहर में जाएंगे, लोग अपने जो यूथ हैं, जो उनके बच्चे हैं, उसको लेकर काफी परेशान हैं और उनको उम्मीद हो ये जगी है कि सरकार जो केंद्र की है वो हमारे बच्चों के लिए कुछ अच्छा काम कर सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश के लिए हम लोग बोलते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर सुधारा और बहुत सारे क्राइम को रोका, तो उसमें सबसे ज्यादा कोई बेनिफिट मिला तो मुसलमान वोटर रहे। तो उनके बच्चों के बारे में आज सोचना, वो वोट देंगे नहीं देंगे वो बात की बात है। तो ठीक इसी तरीके का परिवर्तन पंजाब में दिखता है। और ये कहना अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मेरे लिए भी दिक्कत है कि भाई भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बना लेगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जब मैंने बोला था कि भाई पंचायत चुनाव में देखिएगा, उसका रिजल्ट भी दिखा, काफी अच्छा बीजेपी की है। इस पंचायत चुनाव में बीजेपी का अच्छा रहा पिछले बार, एक ही पार्टी है जो आगे बढ़ी, बाकी सब कम हुए। सम हुए। तो इसलिए इस बार मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां, और मैं ये नहीं बोलूंगा कि असंभव है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए पंजाब कोई असंभव वाली चीज नहीं है। आज असंभव नहीं रह गया ना, एकदम नहीं रह गया। और अपने दम पे
जो आंकड़े दिख रहे हैं, जो हम लोगों के पास फीडबैक आ रहे हैं, उसके वोट परसेंटेज पे इजाफा ही होते जा रहा है। तो हर जातियों में इस बार पैठ बना है, लोगों का विश्वास बना है, और लोगों को यह भी लग रहा है कि भाई इस बार भी डबल इंजन की सरकार आनी चाहिए, ताकि पंजाब काफी पीछे चला गया। एक समय था कि पंजाब एग्रीकल्चर के ऊपर में भी काफी वो थे, बहुत सारी यूनिवर्सिटी थी जहां पे एजुकेशन के ऊपर भी काम हुआ था, जो आज के डेट में वो होते हुए नहीं दिख रहा। पंजाब से आगे बढ़ते हुए एक एनेक्डोट बस आपको देता हूँ। मैं सर पंजाब में कुछ साल पहले गया था और ये अमृतपाल का एक इंटरव्यू मैंने किया था। तो एक गुरुद्वारे के बाहर छोटा सा टेंट लगा हुआ था, उसमें वो बैठता था, वहीं वो इंटरव्यू देता था। तो बगल में एक छोटी सी बिल्डिंग सी थी गुरुद्वारे के। तो मैंने देखा वहाँ लड़के वड़के काफ़ी थे और कुछ लोग बाहर जैसे पहरा देते हैं ऐसे कुछ लोग बाहर पहरा दे रहे थे। मैंने पूछा ये क्या है? तो बताया कि गांव के लोग अपने बच्चों को जो नशे के आदी हो जाते हैं खुद पकड़ के उसके हवाले कर देते थे, और वो इस बिल्डिंग में नशा मुक्ति केंद्र चलाता था। अमृतपाल के लिए जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनी सर, उसमें केवल वो रेडिकल थॉट नहीं, ये ड्रग्स वाली बात भी थी। बिल्कुल। तो अगर उसके लिए लोग अमृतपाल जैसे हाँ, आदमी को वोट दे सकते हैं, तो किसी ऐसी बड़ी पार्टी को क्यों नहीं दे सकते? और दूसरा जिस जो वो तरह वादा से- करे कि हम ये डिलीवर कर देंगे। नहीं, और जो कैंपेन बना करके लगातार जो छापे वापे डालने का सेंट्रल गवर्नमेंट भी कोशिश करेगी जी। नारकोटिक्स के जरिए। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट जितना नहीं करती है वो आम आदमी पार्टी पे आरोप है। यही रंधावा ने आज भी जाकर के जो कुछ दिया है कागज, इसलिए उसको फोकस करके ही, और उसपे कांग्रेस के ऐसे नेता भी साथ और दे ये दें पॉजिटिव कि- एजेंडे पे पॉजिटिव होगा ही, मतलब एजेंडे पे। अगर इस पर और आगे बढ़ छोटे जाए तो। किसान पर भी मैं कह रहा हूं, अब देखिए ये जो पहले भी जो था, अब धीरे धीरे वो बात समझ में आती। जो छोटे किसानों को लाभ, आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर भी बोले, अभी शिवराज सिंह भी इस पर किया था। छोटे किसानों को भी लगे कि देखिए ऐसा है कि वो आंदोलन तो राजनीतिक था ही, चाहे वो कुछ भी किया जाए, केजरीवाल एंड कंपनी, उनको जो फायदा मिल गया, एक बार फायदा मिल गया। अब इस बार उनको समझ में आ गया कि नहीं, किसानों को कुछ है बल्कि नुकसान हो रहा है। किसानों के बच्चों को कितनी बुरी हालत में है। बाहर से भी जो भड़काने की कोशिश भी होती है, भाई अमेरिका से आ गए, बल्कि बार बार जोर तो सरकार ये दे रही है ना, माने प्राइम मिनिस्टर दे रहे और भाजपा दे रही है कि आप बाहर मत जाओ, आपको यहाँ अपॉर्चुनिटी है, कनाडा मत जाओ, अमेरिका में इतनी दिक्कत आ रही है, वहाँ दिक्कत आ रही है, वहाँ से बच्चे बर्बाद होते हैं। वो सबसे जो कॉन्फिडेंस बनता है कि हम आपके स्थिति सुधार सकेंगे, बच्चों का भविष्य और रोजगार का भविष्य और किसानों का जो हित है, उसको रेट है अब जो ठीक होगा, यदि उससे फायदा मानसून मिलेगा। सेशन के बाद कैंपेन शुरू होगा वहां पर, और अमित शाह लीड करेंगे। देखिए वहां क्या बनाते हैं। दूसरी अब जो बात थी, मुसीबत सर पे रहती है, कभी कैसी कभी कैसी। सर दूसरी मुसीबत कांग्रेस के सर में मध्य प्रदेश में आई हुई है, और बड़ी अजीब मुसीबत आई हुई है। पहले तो मीनाक्षी नटराजन का पर्चा खारिज हुआ, वो राज्यसभा नॉमिनेशन वाला। तो किसी कांग्रेस जी ने टिप दी कि इनका एक कागज कच्चा है। अब वो शायद उसकी जांच तेलंगाना तक कर रही है कांग्रेस पार्टी कि वहां से आया था वो कागज। अब दूसरा मामला हो गया, उनके प्रदेश अध्यक्ष ने भ्रष्टाचार का आरोप सरकार के ऊपर लगाया और बचाव में आ गए दिग्विजय सिंह। प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कागज लेके बैठे कि नहीं मेरे प्रदेश अध्यक्ष का आरोप गलत है, ये जो जमीन या संपत्ति दी गई है वो एक किसी ट्रस्ट को दी गई है। 500 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कि 1 रुपए में दे दी, और उन्होंने कहा नहीं ये बिल्कुल ठीक हुआ है। और फिर दलाल शब्द और इस्तेमाल कर दिया कि कुछ दलाल टाइप लोगों की आदत होती है इस तरीके के आरोप लगाना और उसके बाद फिर उगाही करना। ये दिग्विजय सिंह ने किया। कांग्रेस पार्टी दिग्विजय सिंह के खिलाफ शिकायत लेके दिल्ली आई। अब कहा तो जाता है, खड़गे साहब ने उनसे बात की है, ताकि सर के पास ज्यादा खबर रही होगी, मगर ऐसे भी कोई करता है अपनी पार्टी के साथ? देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बहुत लंबे समय से समस्या रही है कि कार्यकर्ता से ज़्यादा नेता, और वो कभी मिलकर नहीं चले, हमेशा सब आपस में लड़ते रहे। तो इसलिए जो है ये कोई नई बात नहीं है कि दिग्विजय सिंह अपने ही प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बोल रहे हैं। तो एक दूसरे को काटने की कोशिश, अर्जुन सिंह ने कभी माधवराव सिंधिया को नहीं बढ़ने दिया। इस तरह के आप उदाहरण उठा लें मध्य प्रदेश की राजनीति में तो बहुत बहुत मिलेंगे। और दिग्विजय सिंह इस समय मध्य प्रदेश की राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में, वो आप कह सकते हैं एक विलेन की तरह हैं। वो खेल नहीं पा रहे हैं, खेल बिगाड़ रहे हैं। और उन्होंने तय कर लिया है कि हमारी मर्जी का नहीं होगा तो वही जो बच्चों में खेल में होता है ना कि हमको बैटिंग नहीं करने दोगे, हम बैट लेके जा रहे हैं अपना। तो दिग्विजय सिंह की स्थिति वही है। तो वो स्थिति को खराब करने में उनका ज्यादा योगदान रहेगा जब तक
केवल उनके मन की ना हो, और वो होगा नहीं, उनको भी मालूम है। भाई सरकार क्यों गई? ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्यों छोड़कर गए? इन्हीं लोगों के कारण छोड़ के गए ना, कि आप मुख्यमंत्री आपने नहीं बनाया, आपने प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बनने दिया, तो उसका नतीजा भुगत रही है पार्टी। तो ये तो पार्टी को तय करना है कि भाई किसको कितना महत्व देना है और किसको किसकी बात सुननी है। तो ये क्यों, क्या पहली मध्य प्रदेश की आज तक नहीं सुलझा पाई कांग्रेस पार्टी? देखिए, दिग्विजय सिंह का ये था कि आप जैसे यूपी के भी जब वो इंचार्ज रहते थे तो प्रमोद तिवारी को बनाया जाए, रीता बहुगुणा के खिलाफ उन्होंने बड़ा कोशिश किया, तो उस समय से भी उनका ही रहता है। और दूसरा, वो हमेशा ये कहते रहे हैं, जो उनको पहले से जानते हैं हम जैसे लोग, कि भाई देखो, आपको विवादों में रह करके भी चर्चा में रहना है। मैंने, वो चाहे वो मंदिर चले जाएं, वो चाहे अयोध्या चले जाएं, चाहे वो जीतू पटवारी खिलाफ बोलें, ये उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी है। फिलॉसफी मैंने खुद डीपी मिश्रा ने उनको ऐसा दावा करते हैं। अच्छा, मतलब ये वो बात ऑफिशियली, हाँ, उनका कहना है। ऑफिशियल बात है, बिल्कुल, कि विवाद में रहना है, विवाद में, मतलब चर्चा में रहो। चर्चा में रहो। और चर्चा में रहने के विवाद कुछ भी हो सकता है, करेंगे। इसीलिए आपकी देखिए उनके कई विरोधी, बल्कि उससे वैसे उसके पहले की थोड़ा सा मैं बता, जैसे इन्होंने नाम लिया मध्य प्रदेश राजनीति का, तो पीसी सेठी श्यामाचरण शुक्ला के लिए कहते हैं, हमने छापा है, मेरे पास कुछ तो अभी भी रखी हुई कटिंग्स, कि ये जो सरकार है, श्यामाचरण शुक्ला की सरकार थी और 40 मंत्री होते थे छत्तीसगढ़ में, तो कहते थे अली बाबा 40 चोर। खुद मुख्य मैंने सेंट्रल में रह करके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए घोषित रूप से और छपता था, हम जैसे लोगों ने छापा है। या बाद में जब उन्होंने अर्जुन सिंह के लिए क्या कहा, पीसी सेठी ने कहा ये सांप है। तो ये कांग्रेस की परंपरा में दिग्विजय से उसी से निकले हैं। दिग्विजय सिंह ने अर्जुन सिंह से दूर की रिश्तेदारी, जो भी रिश्तेदारी थी, अर्जुन सिंह को भी खत्म किया अपना आगे बढ़ने के लिए, नरसिंह राव के साथ रहे। अर्जुन सिंह तो अलग पार्टी बनाई नहीं थी, आपको याद होगा। तो वो सत्ता में रहने के लिए, एक अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, या अभी भी उनका बेटा है जिसको आगे रखने के लिए, उनका एक हमेशा रहता है विश्वास कि भाई पुरानी राजनीतियों में होना ही चाहिए कि इस बात का कि मैं रहूँगा, चाहे जिसने भी किया हो किसी भी कीमत पर। जीतू पटवारी एक समय में कभी उनके आदमी माने जाते थे। अच्छा, अब उसके बाद वो, चूंकि वो अपना प्रदेश से उनको बढ़ा दिया राहुल गांधी ने कि चलो ये तुमको युवा पीढ़ी को लाना है, तो अब वो भी अपने ढंग से कर रहे हैं। और दूसरा, जिस ट्रस्ट वगैरह किया, तो वो कभी दिग्विजय सिंह का आदमी रहा तो उसके लिए समर्थन करेंगे ना। 500 करोड़ जिस ट्रस्ट की बात वो कर रहे हैं, वो उसका इसलिए है कि वो कभी उनके साथ ही रहा है, या मतलब उनके किसी सहयोगी के साथ रहा है। हाँ, नहीं, उन्होंने कमलनाथ का नाम लिया कि कमलनाथ इसके अध्यक्ष रहे एक समय में, उनको भी लपेटा। तो उसके पीछे लपेटने का कारण है 2023 का जब विधानसभा चुनाव हो रहा था, तो कमलनाथ जी और क्या कहा जाए जीतू पटवारी दोनों एक गुट बना लिए थे और दिग्विजय सिंह अकेला पड़े हुए थे। यहाँ तक कि उनको अपने बेटे के लिए भी लाला पड़ा हुआ था। तो वो समस्या थी, जैसे प्रदीप भैया ने बताया, आलोक जी ने बताया कि भाई ये समस्याएं कांग्रेस की पीछे से चली आ रही है। उसमें एक इजाफा ये भी हुआ था कि 2023 के इलेक्शन में जब लगता था कि वहां पे भी एक माहौल बना था कि कांग्रेस इस बार बेहतर करेगी, चूंकि पिछली बार जो 112 सीटें लगाए, उसके बाद एकदम धाराशाही हुई, ये हुई, तो उनके आपसी झगड़े थे और वो झगड़े इलेक्शन का जो अभी भी वो निकाल रहे हैं, खुन्नस जो है उनका, कि भाई जीतू पटवारी ने क्या किया था 2023 के इलेक्शन में, उसको लेकर। तीसरे राज्य की आप खबर कुछ और दे रहे थे, जैसे हिमाचल की। मैंने कहा कि कांग्रेस के लिए वहां भी काम करना चाहिए था, लेकिन वहां के भी झगड़े को नहीं निपटा पाया इन्होंने, और आपसी झगड़े के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत ही बुरी स्थिति में है। मुख्यमंत्री के अगेंस्ट में इतने सारे वहां नेता खड़े पड़े हुए हैं। अब कब जब दीजिएगा, जब चुनाव नजदीक आ जाएगा तब आप जाकर वहां उस समस्या को हल करेंगे। तो राहुल गांधी चुनाव को लेकर भारत में बहुत ज्यादा सीरियस रहते हैं। यही कारण है कि बाहर से जो खबरें लाते हैं सीरियस रहते हैं, उसमें थोड़ी सी कमी उनकी हो जाती है। सर, एक कमेंट अंतिम में, आज आरएसएस का बयान आया है पहली बार दत्तात्रेय होसबले का राम मंदिर में चंदा चोरी पर। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज इससे बहुत आहत है और कार्रवाई होनी चाहिए, और हिंदू समाज थोड़ा सतर्क भी रहे जो लोग धर्म विरोधी माहौल जो है, हिंदू धर्म विरोधी माहौल बनाना चाहते हैं। आरएसएस को क्यों रिएक्ट करना पड़ा, और किया तो इतना लेट क्यों किया? भाई बड़ी देर की मेहरबान आते आते पहले दिन रिएक्शन आना चाहिए था। पहले दिन चंपत राय को हटाने का फैसला संघ को करना चाहिए था। मतलब ट्रस्ट पर तो नहीं कर सकते, उनसे कहना चाहिए था कि आप अलग हो जाइए, आप हमारे प्रचारक हैं, स्वयंसेवक हैं, आप पर आरोप लग रहा है, आप यहां से हटिए। ऐसा तो कुछ किया नहीं आपने। आज भी चंपत राय को बचाने की ही कोशिश हो रही है।
केशव मौर्य ने तो आज कहा कि वो केशव मौर्य ने तो कहा कि इन्होंने तपस्वी का जीवन जिया है, तो इसलिए लूट की छूट है। मतलब ये कौन सा तर्क है भाई? उनको पता था क्या हो रहा। उन्होंने असल में राम मंदिर को अपनी जागीर समझ लिया कि यहां के हम राजा हैं, हमारा हुक्म चलेगा, हम जिसको चाहेंगे राजा बना देंगे, जिसको चाहेंगे रंग बना देंगे, तो जिसको जो पद देना चाहेंगे दे देंगे, जिसको जो जिम्मेदारी दे देंगे, वो हमारे प्रति सिर्फ जवाबदेह है। और हम कहेंगे कि इसने बेईमानी नहीं की तो नहीं की। भाई सब कुछ जब दिखाई दे रहा है, सीसीटीवी कैमरा है, उसमें अगर दिख रहा है, तो आप आंख पर पट्टी बांधे हुए थे, इसका मतलब है कि आपने व्यक्तिगत रूप से पैसा न लिया हो, लेकिन जो ले रहे थे उनकी मदद कर रहे थे आप। तो आप इस आरोप से कैसे बच जाएंगे? भाई आज एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाए, रेलवे एक्सीडेंट हो जाए, आप रेल मंत्री से इस्तीफा मांगते हैं, बात तो रेल मंत्री कोई जो है ड्राइवर तो थे नहीं इंजन के, जिन्होंने एक्सीडेंट नहीं, ये मामला कहीं और पे हुआ होता, हम लोग ये बात करें तो एफआईआर होती, इस्तीफे से ज्यादा एफआईआर में नाम आता। सौरभ जी, इस्तीफे से ज्यादा है कि आपने उसके बाद लोगों के घरों से पैसा निकाल के लाके बचाना, चोर को अपने घर में संरक्षण देना, इससे बड़ा अपराध तो कहीं हो नहीं सकता ना। सर समय आज इतना ही है, लेकिन आपने कहा कि संघ ने भी देर किया, ने बहुत देर की, इस पर ये कमेंट पहले आ जाना चाहिए था। बहुत शुक्रिया सर, प्रदीप जी, आलोक जी, मनोज जी, बहुत धन्यवाद आपका।